नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आपको दिख गया होगा टाइटल देखकर, वैसे मैंने लिख रखा है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो वर्ण विचार के ऊपर करेंगे। ये जो क्लास होने वाली साथियों, सीईटी नहीं, पटवार नहीं, पीएसआई, जितनी भी बड़ी लेवल की भर्ती हैं साथियों, उसके अंदर तमाम में आपके जितना भी हिंदी व्याकरण है वो आज आपके कवर हो जाएगा। और ऐसा मेरा वादा है कि आप अगर इस क्लास को अंत तक देखते हो तो शायद वर्ण विचार का आपको पढ़ने की बाद में कहीं जरूरत नहीं रहेगी। आप तो आराम से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा साथियों। और रही बात साथियों, मैंने आपको ये अपना पहले का एक कोर्स हो चुका है इसी चैनल पर। अब हम दूसरा कोर्स करने वाले हैं। ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं साथियों क्योंकि आरएस के दिन आपकी पीएसआई की भर्ती आने वाली थी, सरकार ने बोला था, लेकिन वो भर्ती आरएस के दिन नहीं आई। इसका मतलब पीएसआई भर्ती अब आपके स्पेशल होगी। अब स्पेशल भर्ती होगी, इसका मतलब हमारे पास भी एक दो बार रिवाइज होना जरूरी है। अब और अपने जो क्लास चलती है, जरूरी बात ये कि आपके जो हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू कुछ मैं आपको 30-40 क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके अंदर सारी की मैं व्याख्या भी करता हूँ। तो इसी व्याख्या के अंदर आप एमसीक्यू वाली क्लास है वो भी आप लेना ना भूले। और रही बात आपके शॉर्ट नोट्स की, अब मैंने आपको पहले थ्योरी वाली क्लासें पढ़ा रखी है। थ्योरी तो मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो आपको जितनी भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं नहीं लिखाऊंगा। कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से अपने को याद रखना है, जैसे कि आपका स्वर क्या होते हैं, या फिर आपके वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, शब्द है, हल है, हलंत है, शिरोरेखा, इन चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मात्राएं किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं किसे कहते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार से वर्ण होते हैं, प्राणवायु या श्वास के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं। और अंत में हम पढ़ लेंगे साथियों आपके उच्चारण स्थान के आधार पर, ये आपके जो होता है ना, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, उच्चारण स्थान ये पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में साथियों आपको पढ़ने की कतई आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। पहली बात साथियों, आपके वर्ण विचार पढ़ने से पहले मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी पहले, जब अपनी पहली क्लास हुई थी साथियों, लगभग आज से 1 साल पहले मैंने आपको वही कहानी सुनाई थी कि देखो, सबसे पहले छोटी से छोटी चर्चा कर लेता हूँ। हिंदी जो शब्द है साथियों, ये कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ साथियों मैं आपके हिंदी की। जो हिंदी शब्द है साथियों, ये कैसे आया आपके, और ये शब्द किस भाषा का शब्द है। देखो, पहली बात तो साथियों मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ साथियों। ये मान लीजिए साथियों आपकी एक नदी है। कौन सी नदी है साथियों? ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है साथियों। केवल मैं आपको थोड़ा सा ही समझाऊंगा साथियों, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा रखा हूँ। ये मान लीजिए साथियों आपकी सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी है साथियों, ये सिंधु नदी आपके पहले आपके भारत के पश्चिम या पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या करती थी साथियों, आपके निवास करती थी, यानी कि बहती थी, ठीक है साथियों। लेकिन अभी तो क्या है, आपकी लुप्त हो गई। और इसके जो पश्चिम और पश्चिमोत्तर में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते साथियों, हमके हिंदू कहलाते थे। और ये जो साथियों हमकी नदी बसती थी साथियों, इधर तो कहते था आपका हिंदुस्तान यानी कि आर्यवर्त था, और इधर क्या था साथियों, हमके ईरानी था। क्या था साथियों, हमके ईरान था। क्या था साथियों, हमके ईरान था। ईरान को हम पहले क्या कहते हैं साथियों, हमके फारसियां, ठीक है साथियों। तो क्या था साथियों, हमके फारसिया। अब यहाँ पर ये लोग कौन से निवास करते थे साथियों, हमके लोग निवास करते थे साथियों, हमके फारसी लोग निवास करते थे। अर्थात इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी साथियों, हमकी फारसी भाषा हो जाएगी। अब इनके एक खासियत बात है, ये लोग कभी ना शुद्ध शब्द का उच्चारण करते ही नहीं थे। क्या करते थे सर? तो बिल्कुल ये लोग है ना, कभी आपको स को स नहीं बोलते थे। स को क्या बोलेंगे साथियों, ये आपके है बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, आपको स को है बोलेंगे, ठीक है साथियों। ये आपके त थ को क्या बोलेंगे साथियों, आपके त बोलेंगे। प फ को ये क्या बोलेंगे साथियों, आपके प बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, आपके प बोलेंगे। ऐसे आपको, और आपके द को, द और ध को ये क्या बोलेंगे साथियों, आपके द बोलेंगे। यानी कि ये आपको अगर स बोलेंगे तो समझ लेना आप क्या बोल रहे हैं साथियों, आपके है बोल रहे हैं। और है बोले तो मान लेना कि इनका शुद्ध उच्चारण स है। अब ये जो सिंधु नदी बहती थी साथियों, इस सिंधु नदी को ये क्या बोलते थे साथियों, आपके हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते साथियों, आपके सिंधु नदी को कौन सी नदी बोलते साथियों, आपके हिंदू नदी बोलते। और हिंदू नदी के जो आसपास, यानी कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग क्या कहलाई साथियों, आपके हिंदू कहलाई। अर्थात हिंदू तो ये हो गए, लेकिन इनकी भाषा तो होगी ना, तो इनकी जो भाषा थी साथियों वो क्या कहलाई साथियों, आपके हिंदवी कहलाई। क्या कहलाई लाडलों, हिंदी कहलाई। हिंदवी कहलाई। ये जो कालांतर में हिंदवी शब्द है साथियों, ये रूढ़ होकर क्या बन गया साथियों, आपके हिंदी बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, आपके हिंदी शब्द बन जाता है।
अर्थात कहने का मतलब आपकी सिंधु नदी का क्षेत्र था। सिंधु नदी के पश्चिम और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निवास करने वाले लोग क्या कहलाए साथियों, आपके हिंदू कहलाए। क्या कहलाए साथियों, हिंदू कहलाए। और हिंदू की जो आपके क्या कहलाई साथियों, हमके भाषा, वो क्या कहलाई, हिंदी कहलाई। और ये कालांतर में रूढ़ होकर क्या हो गई साथियों, हमके हिंदी हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा का शब्द है साथियों, ये किस भाषा का शब्द है साथियों, आप सभी को पता चल गया। यानी कि इसे हम कह सकते हैं साथियों, हमके ईरानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है साथियों, ईरानी भाषा का शब्द है। ये पारसी शब्द है। कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों, हमके पारसी शब्द हो जाएगा, या हम इसी को बोल सकते हैं हमके फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों, यहां तक आपको 100% समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से समझ लेना। अगर आपको कहीं पूछ ले, देखो ये क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो आखिरकार में हिंदी शब्द वो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आप बता देना कि ईरानी, फारसी या पारसी भाषा का आपके शब्द है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि क्या हिंदी का हमारे संविधान में कहीं पर तो उल्लेख होगा। बिल्कुल, हिंदी का संविधान में उल्लेख है। क्या हिंदी दिवस कब कब बनाया जाता है, क्या हिंदी दिवस एक बार आता है वर्ष में, या हिंदी वर्ष 2 बार आता है, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। पहली बात, हिंदी का जो संविधान में जो आपका उल्लेख मिलता है साथियों, बिल्कुल संविधान में जो आपका उल्लेख मिलता है उसके ऊपर आराम से हम चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल आपके प्रबल संभावना रहती है साथियों, तो आप आराम से साथियों इस चीज़ को आप नोट आउट कर लेना। ठीक है साथियों, संविधान में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है। देखिए साथियों, यदि भाग की बात करें तो भाग जो 17 साथियों, उसके अंदर आपके हिंदी भाषा का उल्लेख है। भाग 17 में आपके हिंदी भाषा का उल्लेख है। यदि साथियों मैं आपकी अनुसूची की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों, आपके अनुसूची की बात करूं साथियों, तो अनुसूची क्या कहती है साथियों कि 8 के अंदर आपके हिंदी भाषा की राजभाषा होने का क्या मिलता है साथियों, आपके उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, और यदि मैं साथियों और नीचे आऊँ, क्या करूँ साथियों, आपके अनुच्छेद की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों, आपके अनुच्छेद की यदि मैं बात कर लेता हूं, तो जो अनुच्छेद है साथियों आपके 343 से लगाकर, क्या है साथियों आपके 343 से लगाकर साथियों आपके 343 कैसे लगाकर 351 तक, कहाँ तक साथियों आपके 351 तक हिंदी के राजभाषा होने का हमें उल्लेख मिलता है साथियों। ये बात आपके संविधान की हुई। अच्छा, इसके बाद में साथियों आपके क्या दिवस आते हैं, बिल्कुल हिंदी को लेकर आपके 2 दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, 2 दिवस कौन कौन से होते हैं साथियों, आराम से समझिएगा। पहला जो दिवस होता है वो होता है आपके हिंदी दिवस का मनाया जाता है। तो एक होता है साथियों आपके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, और एक होता है साथियों आपके सिंपल हिंदी दिवस होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना साथियों, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो होता है साथियों आपके विश्व हिंदी दिवस, क्या होता है साथियों आपके, एक तो होता है आपके विश्व हिंदी दिवस। ठीक है साथियों, एक तो होता है आपका विश्व हिंदी दिवस, और एक हम बिल्कुल नॉर्मल बनाते हैं हिंदी दिवस। क्या होता है साथियों आपके, एक होता है हिंदी दिवस होता है। ठीक है साथियों, जो आपके हिंदी दिवस होता है, विश्व हिंदी दिवस होता है साथियों, ये आपके 10 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है साथियों, आपके 10 जनवरी को बनाया जाता है। अगर हम आप बात करते हैं आपके हिंदी दिवस की, किसकी बात करते हैं साथियों, आपके हिंदी दिवस की यदि हम बात करते हैं तो ये बनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। कब बनाया जाता है साथियों, आपके 14 सितंबर को ये आपके बनाया जाता है। यानी कि ये तो चर्चा हुई साथियों आपके नॉर्मल की। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बने, लेकिन यहाँ पर आपके संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 में और अनुच्छेद आपके 343 कैसे लगाकर 351 तक हिंदी की राजभाषा होने का साथियों उल्लेख मिलता है। और हिंदी को लेकर हम 2 दिवस मनाते हैं, एक आपके विश्व हिंदी दिवस यानी कि 10 जनवरी को बनाया जाता है, और एक होता है आपका हिंदी दिवस जो आपके 14 सितंबर को बनाया जाता है। इसके बाद में साथियों आपके देखो, वो एक आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ साथियों। पहले भी मैंने बताया था साथियों, एक तो होता है साथियों आपकी मातृभाषा। क्या होता है साथियों, आपकी मातृभाषा होता है। ठीक है साथियों, मातृभाषा होता है साथियों। मातृभाषा के बाद में साथियों आप पढ़ेंगे हम बोली। क्या होता है साथियों आपकी बोली। बोली से होता है साथियों आपकी उपबोली। क्या होता है साथियों आपके उपबोली होता है। क्या होता है साथियों आपके उपबोली होता है। उपबोली से साथियों आपके क्या होता है साथियों आपकी उपभाषा होता है। क्या होता है साथियों आपके उपभाषा होता है। उपभाषा के बाद में होता है साथियों आपके राजभाषा। क्या होता है साथियों आपके राजभाषा होता है। राजभाषा के बाद में साथियों आपके राजभाषा के बाद में राजभाषा के बाद में होता है साथियों आपके राष्ट्रभाषा। राजभाषा के बाद में होता है साथियों आपकी राष्ट्रभाषा। क्या होता है साथियों आपके राष्ट्रभाषा। क्या होता है साथियों आपके राष्ट्रभाषा होता है। फिर साथियों अंतिम में बात कर लेते हैं साथियों आपके राजनयिक भाषा। ठीक है साथियों,
क्या होता है साथियों, आपके राजनयिक भाषा होता है। ठीक है साथियों, ये जो चीज़ बताई मैंने, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ, यानी कि इसमें अलग कोई बात नहीं है। देखो, मातृभाषा किसे कहते हैं साथियों, जो अपने माँ की भाषा होती है, जो आपके घर परिवार तक सीमित रहती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यहाँ पर मातृभाषा और बोलने में केवल इतना ही डिफेक्ट होगा साथियों कि मान लीजिए साथियों ये अपना राजस्थान है। ठीक है साथियों, ये क्या है साथियों, अपना राजस्थान है। ठीक है साथियों, और आपका गांव पड़ता है जैसे भीलवाड़ा। ठीक है साथियों, और आपके पिताजी ने शादी कर ली है मारवाड़ में, तो साथियों आपके मारवाड़ वाले लोग बहुत मीठे बोलेंगे। मेवाड़ी और मारवाड़ी में बहुत अंतर है। और मान लीजिए साथियों आपके चाचा है, चाचा ने कर ली साथियों आपके आमेर रियासत में, यानी कि जयपुर में शादी कर ली, तो ये आपके छह लगाकर बोलेंगे। और मान लीजिए साथियों आपकी आपकी जो दादी है वो साथियों आपके कहाँ की है, शेखावाटी की है, तो यानी कि तीनों चीज़ अलग हो जाएगी। और मान लीजिए साथियों आपके फूफा जी ने शादी कर ली है, फूफा जी शादी आपके वहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके बड़े भैया ने शादी कर ली आपके ढूंढा, आपके हाड़ौती क्षेत्र में बात कर ली, तो साथियों यानी कि अलग अलग भाषाएं होगी। और एक बात याद रख लेना साथियों, चाहे आप विदेश में भी रहने लग जाओ, लेकिन आपकी जो लोकल भाषा है, जो आपकी ओरिजिनल भाषा है, जो हम गांव परिवार में यारी दोस्ती में माता पिता गांव परिवार वालों के साथ बोलते हैं, उस भाषा का कहीं ना कहीं वो शब्द आपके जरूर निकल जाते हैं। भले मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कभी कुछ ऐसे शब्द बोलूँ, लेकिन उसमें मेरे जो प्रॉपर शब्द है वो तो आपके निकलेंगे ही निकलेंगे। यानी कि जो आपकी बोली है साथियों, जो मदर टंग है साथियों, वो तो आपका 100% कहीं ना कहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब होता है साथियों, आपकी जो मातृभाषा जो माँ परिवार घर तक सीमित होती है, उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है साथियों, बोली जो आपके गांव, जो आपके पूरे गांव तक सीमित होती है साथियों, या आपके क्या बोलते हैं, आपके ग्राम पंचायत तक। ठीक है साथियों, वहां तक सीमित होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, बोली कह देते हैं। ठीक है साथियों, और साथियों कहीं बोलियां मिलकर क्या कहते हैं साथियों, आपके कहीं बोलियां मिलकर किसका निर्माण करती है, आपके उपबोली का निर्माण करती है। आराम से समझिएगा, कहीं उपबोलियां मिलकर आपके कहीं बोलियां मिलकर साथियों किसका निर्माण करती है, उपबोली का निर्माण करती है। ठीक है भाई, और आपकी जो उपबोली है साथियों, ये कहाँ तक बोली जा सकती है साथियों, यहाँ आपके तहसील स्तर तक बोली जा सकती है। कहाँ तक बोली जा सकती है साथियों, आपके तहसील स्तर तक आपके बोली जा सकती है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप उन जिला भी लिख सकते हैं, लेकिन जिला क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए। अब ये कह रहा है साथियों, आपकी उपभाषा किसे कहते हैं। देखिए साथियों, कहीं उपबोलियां मिलकर क्या कह रहा है साथियों, या किसी जो भाषा है साथियों, उसके अंदर आपके साहित्य की रचना हो जाए। यहाँ पर आप एक चीज नोट आउट कर लीजिएगा साथियों, यदि किसी भाषा में साहित्य की रचना हो जाए साथियों, तो वो क्या कहलाती है साथियों, आपके उपभाषा कहलाती। क्या कहलाती साथियों, आपके उपभाषा कहलाती। यदि किसी भाषा में आपकी किसकी रचना हो जाए साथियों, साहित्य की रचना हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आपके उपभाषा कहलाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपकी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब साथियों, आपके जो संपूर्ण राज्य है साथियों, यानी कि कहीं उपबोलियां मिलकर क्या कर रहा है साथियों, आपके कहीं उपबोलियां मिलकर किसका निर्माण करती साथियों, आपके राजभाषा का निर्माण करती। किसका निर्माण करेगी साथियों, आपके राजभाषा का निर्माण करती। इसके बाद में देखिए साथियों, आपके राष्ट्रभाषा, यानी कि जो संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है, उसे क्या कहेंगे हम, राष्ट्रभाषा कहेंगे। और अंतिम लिखा हुआ देखो साथियों, आपकी यहाँ की राजनयिक भाषा लिखा हुआ, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से राजनयिक भाषा लिखा हुआ मैंने, ये दिख रहा है। तो ये जो राजनयिक भाषा होती है साथियों, जो दो देशों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है, यानी कि जैसे कि आपके भारत और अमेरिका है, भारत और रूस है, भारत और जापान है, या भारत नेपाल है, भारत भूटान है, भारत श्रीलंका है, इनके अंदर जो आपके पत्र व्यवहार होता है, जिस भाषा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजनयिक भाषा कहते हैं। आशा अपेक्षा ये जो मैंने चीज बताई है, ये आपको समझ में आई होगी। देखो, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं साथियों आपके व्याकरण की। अभी तक साथियों हमने हिंदी की बेसिक जानकारी ली है। ठीक है साथियों, क्या हमारे ग्रामीण परिवेश में होता है, क्या इसका संविधान में उल्लेख है कि नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा की है। अब जो हमारा जो साथियों आपके मेन पर्पज रहेगा साथियों, वो रहने वाला है साथियों आपका हिंदी से रिलेटेड, आप व्याकरण से, वर्ण विचार से। ठीक है साथियों, तो अब आप सभी भले हेडिंग लगाना चाहो तो आराम से लगा लीजिएगा। क्यों, ये जो टॉपिक है आपको 100% नंबर देने वाला है। कौन सा क्वेश्चन बन जाए साथियों, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं कह दूं कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये सबसे मूर्खता वाली बात है। क्यों मूर्खता वाली बात है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनने का केवल तरीका पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अपना कॉन्सेप्ट है वो आराम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अब हम पढ़ेंगे साथियों, बिल्कुल भाषा से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे कि अपना कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको आराम से समझ में आया होगा। एक मिनट मिटा देता हूँ मैं इनको। ठीक है,
और बहुत जल्द अपनी ऑफलाइन क्लासेज में एंट्री होने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इधर तो अपनी क्लासेस चल ही रही है ऑफलाइन, लेकिन जो आपके लोकल एरिया साथी हूँ उधर भी अपनी क्लास होने वाली है। जितने मेरे साथी जुड़े हैं एक बार मैं बता दूंगा, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है। ऑफलाइन का क्या है कि बात अलग होती है, यहाँ क्या है कि बोलने वाला भी मैं ही हूँ और साथियों आपको समझाने वाला भी मैं ही हूँ और समझने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं तो आपको फ़ोन में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे समझना है। ठीक है साथियों, तो चर्चा करता हूँ साथियों मैं आपके एक बिल्कुल छोटे से चीज़ से। ठीक है साथियों, छोटी चीज़ से मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ कि कैसे क्या समझना है। ठीक है साथियों, तो आज जो हम चर्चा करेंगे साथियों, वो सबसे पहले मैं आपको ले लेता हूँ भाषा। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर मैं केवल आपको उन चीज़ों के ऊपर ही गौर करूँगा जहाँ से आपका क्या बन सके साथियों, आपका क्वेश्चन बन सके। ठीक है साथियों, तो पहला जो क्वेश्चन बनता साथियों कि भाषा किसे कहते हैं। देखो, भाषा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो एक विद्यार्थी होता है उसके लिए जो भाषा शब्द है साथियों, ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा, ये आपको ऐसे पूछ लेगा कि जो भाषा शब्द है साथियों इसका अर्थ क्या होता है या ये किस भाषा का शब्द है। तो वहाँ हम क्या है कि आराम से अटक जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये क्लास पूरी देखी, तो मान लीजिए साथियों वर्ण विचार का आपके 1.5 घंटे की क्लास बनेगी साथियों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इससे छोटी क्लास ये बनेगी नहीं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको सारा जो आपके उच्चारण स्थान है वहां तक मैं आपको इसको लेके जाऊंगा। देखिए साथियों, आपके भाषा भाषा संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है। किससे बना साथियों, आपके संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है। और ये जो भाष आपके संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके प्रकट करना। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ साथियों आपके कि संस्कृत की भाष धातु से, है ना, किससे साथियों, आपके भाष धातु से। ठीक है साथियों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके प्रकट करना। ठीक है साथियों, प्रकट। अगर राइटिंग में कोई दिक्कत है साथियों तो आपको मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आराम से समझ लेना। वैसे आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैंने क्या लिख रखा। देखो, ये जो आपके भाषा शब्द है साथियों आपके भाष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत की जो भाष धातु साथियों इससे मिलकर बना होता है, और इसका जो यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो साथियों आपके प्रकट करना होता है। ठीक है साथियों, यानी कि इसका मतलब ऐसे समझे, यानी कि इसका मतलब यूं है कि इसका मतलब कह रहा है कि प्रकट करना, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या कह रहा है साथियों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए, मैं यहाँ दो चीजें लिख रहा हूँ साथियों, एक तो साथियों आपके भाव और एक दूसरा लिख रहा हूँ साथियों आपके विचार। ठीक है साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यानी कि साथियों मैं अपने जो भाव और विचार प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ साथियों, वो क्या है साथियों, आपके भाषा। यानी कि अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना कि भाषा संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने भावों विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि भाषा तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पे साथियों आपकी सीधी हेडिंग लगा दीजिए साथियों, आपके व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, व्याकरण किसे कहते हैं, यहाँ से आपकी वर्ण विचार की क्लास स्टार्ट होती है साथियों। और इससे पहले भी मैं आपको अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी साथियों, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह। ठीक है साथियों, व्याकरण आपके साथियों आपके वी धन में आ धन में करण। ठीक है साथियों, देखो इसके अंदर क्या है साथियों, आपकी वीबी उपसर्ग है, ध्यान रख लेना क्या है साथियों, आपका ये वीबी उपसर्ग है, आबी उपसर्ग है, और इसके अंदर आपका कर्ण मूल शब्द है। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों ये जो व्याकरण शब्द है, जो व्याकरण शब्द है साथियों, इसका भी शाब्दिक अर्थ होता है। हिंदी के अंदर हर शब्द का अर्थ होता है। ठीक है साथियों, तो ये जो व्याकरण अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ होता है साथियों आपके भली भांति समझना। ठीक है साथियों, जो व्याकरण शब्द है इसका मतलब होता है साथियों आपके भली भांति समझना, यानी कि किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण। मैं यहाँ बच्ची लिख रहा हूँ पहले, ऐसे आप भी लिख लेना, शुद्ध उच्चारण। क्या कह रहा है साथियों, आपके शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन और शुद्ध रूप। क्या कहना चाह रहा है साथियों, आराम से समझिएगा। ये कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण है,
शुद्ध लेखन है और शुद्ध रूप, यानी कि किसी भी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए या समझने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है साथियों, उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को हम क्या पढ़ सकते हैं साथियों? आपके आसानी से उसका हम उच्चारण कर सकते हैं, आसानी से उसका लेखन कर सकते हैं और आसानी से उसका शुद्ध रूप निकाल सकते हैं। अर्थात आप अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना कि देखो, व्याकरण शब्द है साथियों आपके, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। अर्थात किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण को, शुद्ध लेखन को, शुद्ध रूप को पढ़ने या समझने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है साथियों, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। अब समझने की बात ये साथियों कि हिंदी का भी व्याकरण है, अंग्रेजी का भी व्याकरण है, पंजाबी का भी व्याकरण है, गुजराती का भी व्याकरण है, यानी कि सब चीज़ का क्या है साथियों? हमके व्याकरण है। राजस्थानी का भी व्याकरण है। ठीक है साथियों, हर चीज़ का क्या होता है साथियों? हमके व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के किसी भी चीज़ को पढ़ना असंभव होता है। ठीक है साथियों, तो व्याकरण होता है साथियों, हम इसको 3 प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए साथियों, एक तो होता है आपके क्या होता है साथियों? हमके वर्ण विचार। क्या होता है साथियों? हमके वर्ण विचार। यहाँ तो केवल आप आराम से चर्चा नहीं करेंगे, केवल इनके भेद बता रहा हूँ। यानी कि वर्ण वाक्य आपके जो व्याकरण होता है साथियों, हम इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर 2 पे पढ़ेंगे साथियों, हमके वर्णों से मिलकर क्या बनता है साथियों? हमके शब्द मिलता है। तो क्या हो जाएगा? शब्द विचार हो जाएगा। ठीक है भैया। नंबर 3 कहता है आपको वर्ण हो गया, शब्द हो गया, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है लाडलो? आपके वाक्य बनता है। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके वाक्य विचार हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझिएगा। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को समझने, पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसे ही क्या कहते हैं? हम व्याकरण कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ हो गया जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को आराम से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि परिभाषा कोई मायने नहीं रखती कि आप परिभाषा कैसी लिख रहे हो, लेकिन उसके मेन जो शब्द है, जैसे कि शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध लेखन है, शुद्ध रूप है, इनको समझने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कह देंगे? व्याकरण कह देंगे। व्याकरण को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। वर्ण विचार है, शब्द विचार है और वाक्य विचार है। ठीक है, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा था? भाषा पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया। अब जो मैं साथियों आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसे शब्द जिनसे आपको लगेगा कि वाक्य में आपने बिल्कुल बहुत चीजें छोड़ दी हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मैं आपको केवल वो शब्द की केवल आपको मैं नाम बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, भाषा हो गया, व्याकरण हो गया। अब मैं जो आपको लेकर चल रहा हूँ साथियों अच्छी चीज़ों पर, देखो, अब अगर यदि हम हिंदी का कालक्रम देखें तो कालक्रम भी आराम से हम देख सकते हैं। यानी कि जो सबसे पहले जो भाषा थी साथियों आपके, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी साथियों आपके? संस्कृत भाषा थी। ठीक है साथियों, संस्कृत भाषा के भी 2 रूप थे। ठीक है साथियों, एक तो साथियों आपके कौन सी थी साथियों? आपके वैदिक संस्कृत थी। कौन सी संस्कृत थी साथियों? आपके वैदिक संस्कृत थी। ठीक है साथियों, ये जो संस्कृति साथियों, ये किसी के समझ में ही नहीं आ रही थी। ये जो संस्कृति साथियों हमके वैदिक संस्कृति, ये किसी के समझ में नहीं आ रही। यानी कि इसमें जो लिखे गए जो ग्रंथ है साथियों, यानी कि आपके वेद मान लीजिए, उपनिषद मान लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक बार बता दीजिएगा। वेद है, उपनिषद है, ये लिखे गए थे, लेकिन ये साथियों अपने क्या है? समझ में नहीं आई। ये जो ऋषि मुनि थे उनके समझ में आई, या जिनके संस्कृत विषय हैं उनको समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अपने तो अभी तक आराम से समझ में नहीं आए हैं। यानी कि वैदिक संस्कृति जब अपने समझ में नहीं आई, तब इसको हमने इसका उच्चारण किया, इसका अनुवाद करके हमने क्या बना दिया? आपके लौकिक संस्कृत बना दी। क्या बना दी साथियों? आपके लौकिक संस्कृत बनाई। इसके अंदर क्या बनाए गए थे साथियों? आपके देखो, इनका कालक्रम में आपके समय भी लिखाऊंगा। इसके अंदर क्या आए थे साथियों? आपके तो रामायण है, महाभारत है, ऐसे जो आपके शुद्ध हिंदी के अंदर लिखे गए वो, जैसे रामायण है, ठीक है, महाभारत है, ये क्या है साथियों? आपके महाभारत है ना, महाभारत है। तो ये जो लौकिक संस्कृत है साथियों, इसका निर्माण किस लिए किया गया साथ, कि अपने को आराम से समझ में आ जाए। यदि अगर मैं इनके समय की बात करूं तो ये जो वैदिक संस्कृत है साथियों, ये इसका जो समय है साथियों आपके 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। कितना माना जाता है साथियों? आपके 1500 ईसा पूर्व से लगाकर आपके 1000 ईसा पूर्व तक आपके वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है। इसके बाद में जो संस्कृत आती साथियों आपके लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत का जो समय है साथियों आपके 500 घटाते चलना आपको, तो इसका जो समय है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों? आपके 1000 ईसा पूर्व से लगाकर
ध्यान रख लेना, ईसा पूर्व लगाना बहुत ही % जरूरी है। 1000 ईसा पूर्व से कितना हो जाएगा साथियों, आपके 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा साथियों, आपके 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। नंबर 1 तो क्या हो गया साथियों, आपकी संस्कृत होगी। नंबर 2 पे क्या आएगी साथियों, आपके पाली। ठीक है साथियों, ये पाली जिला नहीं है, पाली भाषा। ये जो पाली भाषा थी साथियों, इसके अंदर आपके जितने भी पाली जो भाषा थी साथियों, इसके अंदर आपके जितने भी आपके जैन बौद्ध ग्रंथ है, जितने भी आपके साथियों कितने बौद्ध ग्रंथ है, वो इसी के अंदर लिखे गए थे। कि जितने भी आपके साथियों क्या है साथियों, आपके बौद्ध ग्रंथ है साथियों, वो आपके पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा के बाद में साथियों आपके भाषा आती है साथियों, आपके प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आती है साथियों, आपके प्राकृत भाषा आती है। और जो प्राकृत भाषा थी साथियों आपके, इसके अंदर आपके जितने भी जैन साहित्य या आपके जैन ग्रंथ, ठीक है साथियों, जितने भी आपके जैन ग्रंथ है साथियों, वो इसी के अंदर लिखे गए थे। अब मैंने आपको कहा था कि 500 आपको घटाते चलना है, तो अभी हमने यहाँ पे छोड़ा था कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो यहाँ जो आपके पाली भाषा है साथियों, ये कितना हो जाएगा साथियों, आपके 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1 ईस्वी तक। कहाँ तक साथियों, आपके 1 ईस्वी तक। जब 1 ईस्वी आ गई साथियों, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, आपके 1 ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, कहाँ से कहाँ तक साथियों, आपके 1 ईस्वी से लगाकर, ये आपके क्या है साथियों, आपके 1 ईस्वी है। ठीक है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब जो नंबर 4 पे आती है साथियों, कौन सी आती है साथियों, आपके अपभ्रंश। क्या आती है साथियों, आपके अपभ्रंश और सौर सैनी के मिश्रण से। अपभ्रंश और सौर सैनी के मिश्रण से साथियों किसका निर्माण होता है साथियों, आपके सौर सैनी के निर्माण से साथियों आपका किसका निर्माण होता है साथियों, आपके हिंदी का निर्माण होता है। किसका होता है साथियों, आपके हिंदी का निर्माण होता है अपभ्रंश और सौर सैनी के निर्माण से। यदि हमने आपके 1000 से आपके 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक यहाँ छोड़ा हमने, तो ये जो 500 ईस्वी से लगाकर आपके 1000 ईस्वी तक यहाँ आपका समय हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा साथियों, आपके 500 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए साथियों, क्या हम अभी जो हिंदी पढ़ते हैं उसका जो मानक समय है साथियों, वो क्या आपके 1000 ईस्वी है या नहीं? तो बिल्कुल हम कहेंगे कि 1000 ईस्वी जो इसका मानक समय है वो इसका नहीं है। तो मानक समय कितना हो जाएगा साथियों, आपके 1100 ईस्वी हिंदी का कितना मानक समय माना जाता है। और यही क्वेश्चन आपके आपके ग्रेड 2 में पूछा गया था, आपके जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसके अंदर पूछा गया था कि 1100 ईस्वी पर हिंदी का कितना समय माना जाता है साथियों, आपके हिंदी का मानक समय माना जाता है। ये चीज़ें साथियों आपके बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन एक तो यहाँ से बनता है और एक आपके कालक्रम से बन जाता है। यहाँ से जो साहित्य वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके आपके हिंदी साहित्य है, उनसे ये क्वेश्चन आपके 100% कालक्रम से पूछा जाता है। देखो, हिंदी साहित्य का कालक्रम अलग बताइए, और इसके अंदर भी आपके पाली है और आपके गुजरी अपभ्रंश है, ये चीज़ें चलती है। लेकिन आपके हिंदी के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो व्याकरण है इसका कालक्रम ऐसे ही होता है। ठीक है साथियों, फिर उसके अंदर आपके भाषा क्रम वाला और चल जाता है। तो ये चीज़ें साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आपके वर्ण विचार। ठीक है, यानी कि अगर आपने सीधा अगर कहीं से वर्ण विचार पढ़ा है तो साथियों आपने बहुत कुछ छोड़ा है। मैं ये चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अपनी क्लास लगभग आपकी 30 मिनट की होने वाली है और अभी तक हम वर्ण विचार तक नहीं पहुँचे हैं। और अभी तक हमने कोई ऐसी इधर उधर की बात भी नहीं की है जैसे लगे कि यार हमारा कंटेंट है वो इधर उधर जा रहा है। नहीं, बिल्कुल हम टॉपिक वाइज हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं पर भी अपना ये है ना, बिल्कुल। तो अब जो हम आपके चर्चा करेंगे साथियों कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं। इनकी परिभाषाएं नहीं लिखूंगा, बोलकर ही बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है। क्योंकि जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाए थे, लगभग मैंने आपको उसके अंदर आपके 4 घंटे लिए थे। कितने घंटे लिए साथियों? 4 घंटे लिए थे। और वो इसलिए लिए थे साथियों क्योंकि वहाँ एक शांत काल था। और अब हमारे सिर पर आपके एक तो सीईटी विराजमान है साथियों, और साथियों इसके बाद में डिप्टी जेलर आ चुकी है, पटवार है, ये सभी भर्तियां अपने सिर पर हैं। तो मैं अब आपको उतना समय नहीं दे पाऊंगा कि परीक्षा से पहले आपको परिभाषाएं दिखाएं। नहीं, देखो, सबसे पहला आता है साथियों आपके वर्ण विचार। ठीक है साथियों, वर्ण विचार जो मैं पढ़ाऊंगा साथियों आपके, कि वर्ण विचार के अंदर आपके वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, तो पहले हेडिंग लगा लीजिएगा साथियों, आपके वर्ण किसे कहते हैं।
ठीक है साथियों, लेकिन आपको मैं परिभाषा लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात लिखित रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, वो क्या होती है? आपके वर्ण होती है। कौन सी होती है साथियों? आपके वर्ण होती है। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? आपके शब्द बनते हैं। शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं साथियों? आपके वाक्य बनते हैं। और वाक्यों से मिलकर क्या बनते हैं साथियों? आपके पद बनते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं इनको सारों को आपकी परिभाषा भी लिखा देता हूँ। नॉर्मल परिभाषा लिखाऊंगा, आपको वो ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं साथियों। देख साथियों, मैं आपको जो परिभाषा चलती है साथियों, परिभाषा आपको कोई नहीं, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूँ। देखो, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, राइटिंग क्या साथियों? आपके थोड़ा व्हाइट बोर्ड का काम आपके ज़्यादा गैप ले लिया है तो राइटिंग में दिक्कत है, लेकिन 2-3 दिन बाद में फिर से आपके राइटिंग क्या है? सुधर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, ये क्या कह रहा है साथियों? आपके वर्ण लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है साथियों, देखो यहां पर मैं आपको अब एक चीज भूल गया हूं। अब देखिए साथियों, हिंदी में आपको अगर पूरा नॉलेज है तब आप आपके आराम से चीजें कर पाओगे। अब ये जो मैंने चिन्ह लगाया साथियों, इसको बोलते हैं आपके त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं? आपके त्रुटि बोधक चिन्ह या तिर्यक शब्द चिन्ह। यहां पर मैंने लिखना भूल गया साथियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? आपके वर्ण होती है। अब ये जो मैंने शब्द लिखा है और ये जो चिन्ह लगाया मैंने, यानी कि उल्टा वी। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं आपकी त्रुटि बोधक चिन्ह या इसको बोलते हैं हम तिर्यक बोधक चिन्ह। ठीक है साथियों, तो ये चिन्ह का प्रयोग करके मैं क्या लिख दूंगा? ऊपर आपके इकाई लिख दूंगा। तो आपको दो चीज पता चल गई कि ये आपके चिन्ह शब्द भी बता दिया मैंने। तो यहां पर क्या आएगा साथियों? आपके इकाई आएगा। ठीक है साथियों, वर्ण विचार चल रहा है, लेकिन आपके 10 टॉपिक बाद में आपका क्या आएगा? विराम चिन्ह आएगा। उसकी चीज भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि मैं इन चीजों को रट के नहीं आया हूं। ठीक है, मैंने इनको बहुत ही गहराई से पढ़ा है, तब जाके ये चीजें आपके समझ में आई है। देखो, वर्ण होता है साथियों आपके कितने होते हैं? वर्ण दो होते हैं। एक तो होता है साथियों आपके स्वर वर्ण और एक होता है साथियों आपके व्यंजन। ठीक है साथियों, नंबर 1 नंबर 2 व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, वर्ण स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, दो वर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ए आ ई उ का, तो भी लिख लीजिए साथियों आपके ए आ ई। ठीक है साथियों, ऊ री रे ए का ये सारे के सारे वर्ण हो जाएंगे। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं साथियों? आपके शब्द बनते हैं। ठीक है साथियों, तो इससे पहले मैं आपको वर्ण है और एक बता देता हूँ साथियों आपके ध्वनि। क्या बता देता हूँ साथियों? आपके ध्वनि बता देता हूँ। ठीक है साथियों, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा, ध्वनि किसे कहते हैं? आपके ये शब्द शुद्धि के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ये आपके वाक्य शुद्धि के अंदर पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि वाक्य आपको दे देगा कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। ध्वनि किसे कहते हैं साथियों? कि मौखिक रूप से भाषा की छोटी से छोटी इकाई। क्या कर रहा हूं साथियों? आपके यहां पर देखो, यहां पर लिखा है मैंने आपके लिखित रूप से भाषा की छोटी से छोटी इकाई। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं साथियों कि मौखिक रूप से भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? आपके ध्वनि कहते हैं। इसको भी लिख लीजिए। ठीक है साथियों, इसको भी लिख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है साथियों,
मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती साथियों? आपकी ध्वनि कहलाती। अब यहाँ से आप नोट लगा कर लिखना, और हिंदी में नोट को क्या कह देते हैं साथियों? आपके विशेष कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? उसको हम विशेष कह देते हैं। विशेष लगाकर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा साथियों कि बताइए वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? क्या होता है साथियों? आपके वर्ण और ध्वनि में अंतर। ठीक है साथियों, वर्ण और ध्वनि में आपको अंतर करके बताना है। क्वेश्चन आपका यहीं से 100% पूछा जाएगा बड़े एग्जाम में। वर्ण और ध्वनि का मतलब क्या होता है साथियों? यानी कि क्या कह रहा, वर्ण किसे कहते हैं? देखो वर्ण मैंने मान लीजिए साथियों आपके क्या लिखा है, मान लीजिए ये आपके एक शब्द लिखा है मैंने आपके कै। देखो इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं मैं आपको। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा आपके कै, एक शब्द लिखा साथियों आपके मैं, एक शब्द लिखा साथियों आपके ल। देखो साथियों ये भी क्या है? वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। ठीक है साथियों, तो ये जो वर्ण है लिख दिया मैंने, और एक लिखा साथियों आपकी ध्वनि। ठीक है साथियों, यदि मैं इस शब्द को ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? क म ल, समझने की कोशिश करना। तो इसके अंदर जो वर्ण है, वर्ण कितने साथियों आपके? क में क्या मिला है साथियों? आपके ए। देखो ये जो शब्द है साथियों, इसकी मैं आपकी पूरी की पूरी व्याख्या कर रहा हूं। देखो अब यदि इसके अंदर आपकी ध्वनि पूछे तो मैं ध्वनि कितनी बोलूंगा? इसके अंदर एक तो क है, एक म है, एक ल है। यानी कि इसके अंदर यदि ध्वनि पूछे तो कितनी बतानी है साथियों? आपको 3 बतानी है, क्योंकि क है, अ है, और क है, म है और ल है। यानी कि 3 तो इसके अंदर केवल ध्वनि लिखी। लेकिन यदि इसके अंदर आपको क्या पूछ ले लाडलू? वर्ण पूछ ले। आराम से समझिएगा, क्या पूछ ले? वर्ण पूछ ले। तो आप सभी को पता है साथियों की स्वर, वर्णों की आपके जो व्यंजन होते हैं साथियों, ये आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये तो क्या है साथियों? क्या तो क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन में क्या मिला हुआ साथियों? आपके अ मिला हुआ। क्या मिला हुआ साथियों? आपके अ मिला हुआ। आगे देखो साथियों आपके मैं व्यंजन है, मैं में क्या मिला हुआ? अ मिला हुआ। क्या मिला हुआ साथियों? आपके अ मिला हुआ। ठीक है साथियों, आगे क्या है साथियों? आपके ल है। याद रख लेना साथियों आपके अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अंतिम जो साथियों आपके अ आएगा उसको हम गिनती में नहीं करते हैं काउंट। तो कितने हो गए साथियों आपके? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गए। यानी कि इसके अंदर तो 5 तो क्या है साथियों आपके? वर्ण है। और यदि ध्वनि पूछे तो ध्वनि कितनी है साथियों? इसके अंदर आपके 3 ध्वनि है। तो ये आपको अंतर 100% पूछा जाएगा। ये को यहाँ पर आपको मैं अभी तक बता देता हूँ कि मौखिक रूप से पूछे तब ध्वनि करना है, और लिखित रूप से पूछे तब क्या करना है साथियों? हमको वर्ण करना है। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिखित रूप से पूछे तब वर्ण करना है, मौखिक रूप से पूछे तब ध्वनि करना। वर्ण हो गया, ध्वनि हो गया। इसके बाद में चलते साथियों हम के वर्णों से मिलकर आपके शब्द बनते हैं। तो अब मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, आप भी इसको आराम से लिख लिया होगा। ठीक है, तो अपने पास बहुत जगह है, बार बार मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब लिखेंगे साथियों आपके शब्द किसे कहते हैं। शब्द है ना, वर्ण हो गया। शब्द के बाद में वाक्य, वाक्य के बाद में साथियों सारी चीज बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आज मैं। ठीक है, टाइम तो बहुत लगेगा आपके, लेकिन अभी शुरुआत कर ही दी है तो आपके क्वेश्चन यहीं से बना के रखूंगा साथियों में। ठीक है, और जब आपके स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ना, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ना, तब उसके अंदर आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन केवल मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। यहाँ पर आपके टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत साथी नए भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, उस टाइम तक क्या आपने पुराने साथी थे जिन्होंने पढ़ी है, लेकिन इस टाइम आपके नए साथी भी जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें आराम से करवाना बहुत मेरा फर्ज है। ये कह रहा साथियों कि आगे क्या आएगा, तो मैं कह देता हूं कि आगे हम पढ़ लिया है आपके वर्ण पढ़ लिया साथियों। तो वर्ण से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, बाद में आपके शब्द पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं साथियों? आपके शब्द पढ़ लेते हैं साथियों। ये क्या कह रहा है साथियों? आपके शब्द देख साथियों, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, क्या कह रहा है साथियों? आपके वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है साथियों? आपके देखो, एक तो पूछेगा आपके वर्णों का सार्थक समूह, और एक कहेगा साथियों की वर्णों का सार्थक मेल। देखो सार्थक समूह अलग होता है साथियों, और ये चीज भी अलग होती। तो ये क्या कह रहा है साथियों कि वर्णों से, वर्णों का सार्थक समूह देखो, वर्णों का सार्थक समूह और वर्णों का व्यवस्थित रूप, वर्णों का व्यवस्थित, देखो सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है साथियों? आपके शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार यदि आपको पूछ ले कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित जो रूप होता है। देखो वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक, सार्थक का मतलब होता है साथियों आपके अर्थ के साथ। यहां पर आप लिख लीजिएगा साथियों आपके अर्थ के साथ। क्या होता है साथियों? आपके अर्थ के साथ।
ठीक है साथियों। और यहाँ जो आपके वर्णमाला, देखो वर्णमाला को छोड़ते हैं, पहले समझते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है साथियों। अब कहने का मतलब, मान लीजिए साथियों मैंने आपके एक शब्द लिखा, आपके जैसे क लिखा है, फिर आपके मैं लिखा है साथियों, और एक साथियों आपके ल लिखा है। ये तीनों क्या है साथियों, आपके वर्ण है, लेकिन ये अभी क्या है, आपके अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। यदि मैं साथियों इसको ऐसे लिख देता हूँ क मैं ल, ठीक है साथियों, तो ये क्या है, आपके आपके अर्थ दे रहा है कि कमल, कमल का क्या होता है, फूल होता है। अब साथियों यदि मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ आपके ज ल ज, ठीक है साथियों, ये तीन मैंने क्या लिखे हैं, वर्ण लिखे। क्या ये आपके सार्थक अर्थ दे रहे हैं? अभी तक तो जी सर ये बिल्कुल सार्थक अर्थ नहीं दे रहे हैं। यदि मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आपके ज ल झ लिख देता हूँ, जो जल में जन्म लेता है साथियों, यानी कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कमल के लिए प्रयुक्त हुआ। यदि ये आपके अब क्या है, देख रहा है कि आपके बिल्कुल अर्थ दे रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके ज ल ज भी होता है, ज ल द भी होता है, और दी भी होता है। द का मतलब देने वाला, ज का मतलब झेलने लेना, और दी का मतलब धारण करने वाला, जो समुद्र के लिए आता है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी छोटी सी परिभाषा है, आराम से याद रख लेना। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और यहाँ पर एक और शब्द है साथियों कि वर्णों का व्यवस्थित, क्या कह रहा है साथियों आपका, कि वर्णों का जो व्यवस्थित जो समूह होगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होगा, वो क्या कहलाएंगे साथियों, आपके वर्णमाला कहलाएंगे। अब वर्णमाला में आप सभी को पता है कि अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई से स्टार्ट करके साथियों आप सभी को लास्ट तक ले जाना है इसको। ठीक है साथियों, तो ये आपके वर्णमाला हो गया। ठीक है साथियों, शब्द हो गया, वर्णमाला हो गया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ साथियों आपके वाक्य के ऊपर। ठीक है साथियों, अब छोटी छोटी परिभाषा लिखा रहा हूँ साथियों। जब मैंने आपको पहली बार लिखाया था सब साथियों, बहुत ही डिटेल से परिभाषाएं बताई थी, लेकिन डिटेल से परिभाषा मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब इतना अभी इतना है नहीं। वाक्य किसे कहते हैं साथियों, हम कि जो दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है साथियों, कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल या शब्दों का सार्थक समूह, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, ऐसे लिख दीजिए साथियों कि दो या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करें। ठीक है साथियों, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का, देखो शब्दों से मिलकर क्या बनता है साथियों, वाक्य बनता है। तो शब्दों का मेल जो कि एक सार्थक अर्थ प्रदान करे, कहने का मतलब साथियों, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा, समझिए साथियों, एक उदाहरण लिख देता हूं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखो मैंने लिखा है कि राधा खाना खाती है। ठीक है साथियों, क्या लिखा है साथियों कि राधा खाना खाती है। राधा तो क्या हो गया साथियों, कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया साथियों, कर्म हो गया, और खाती है साथियों, ये क्रिया हो गया। ये तो बाद की बात है, लेकिन साथियों आपके राधा जो शब्द है, खाना जो शब्द है, खाती जो शब्द है, ये क्या पूरे का पूरे का क्या कर रहा है साथियों के अर्थ करवा रहा है, यानी कि पूरा क्या दे रहा है साथियों के अर्थ दे रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, इस वाक्य का मतलब। ठीक है साथियों, इसी से रिलेटिव साथियों आपके एक और पूछा जाता है, वाक्यांश किसे कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वाक्य और वाक्यांश में बहुत साथी हैं जो आपके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाक्य किसे कहेंगे और वाक्यांश किसे कहेंगे। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके वाक्यांश होते हैं। कहने का मतलब आराम से समझना चाहती हूँ कि वाक्य का जो अंश होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, समझने की कोशिश करना कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो एक सार्थक अर्थ नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों, हमके वाक्यांश कहलाते हैं। यानी कि वाक्य धन में अंश, जो वाक्य का अंश होगा साथियों, वही क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। लेकिन दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों, हमके वाक्यांश कहलाते हैं। ये आपके आराम से इसकी परिभाषा हो जाएगी, और इसका मतलब मैं आपको लिख देता हूँ साथियों की, दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, क्या कह रहा है साथियों, आपके मिलते तो हैं लेकिन अर्थ
लेकिन पूरा अर्थ नहीं करा पाते हैं। ठीक है साथियों, दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब होता है साथियों, जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे साथियों, आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है साथियों, जितने भी आपके वाक्यांश के लिए जो शब्द साथियों वो किस में आ जाते हैं साथियों, आपके इसमें आ जाते हैं। जैसे जिसके जैसा दूसरा ना हो। अब साथियों यहाँ पर आप मुझे बताइएगा, दो या दो से अधिक शब्द पूरे मिल तो रहे लेकिन पूरे अर्थ का बोध कहाँ करवा रहे हैं कि जिसके जैसा दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय। यानी कि क्या हो जाता है साथियों, अद्वितीय होता है। जो अपनी सेवा स्वयं करता हो, या जो अपनी रक्षा स्वयं करता हो, जो अपनी हत्या स्वयं करता हो, और साथियों जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, हाथ में रख में चलाने वाला हथियार, और साथियों आपके हाथ में रखकर नहीं चलाने वाला हथियार। ये जो सारे के सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, आपके वाक्यांश में आ जाते हैं। देखो अब आपके शब्द हो गया, वर्णमाला हो गया, वाक्य हो गया, वाक्यांश हो गया। इसके बाद में साथियों आपके अब जो छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं साथियों, जैसे अक्षर किसे कहते हैं, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, ये चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आराम से इनको नोट आउट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इस चीज़ों को 100% हल कर पाओगे आप। ठीक है, और फिर आपके एमसीक्यू क्लास तो आपके परमानेंट चल ही रही है साथियों। जब मैं आपकी पहली बार पढ़ाया था ना, तब मैं आपको बार बार करना पड़ता है कि जब मैं आपके क्लास लूँगा। अब अपने पास दोनों साधन हैं, अपन एमसीक्यू क्लास भी ले सकते हैं और आपके थ्योरी वाली क्लास ऐसे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपनी क्लास है साथियों, इसको आप कभी हल्के मत लेना। आपके पास कोई भी किताब हो या आपके पास किसी भी बंदे ने कोचिंग की हो, उसके नोट्स मिला लेना और अपने नोट्स मिला लेना, उसकी लैंग्वेज भी मिला लेना, उसके उदाहरण भी मिला लेना, उसका कंटेंट भी मिला लेना और उसके क्वेश्चन भी मिला लेना कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, माना कि अपने पास सुविधा कम है, लेकिन इतनी भी सुविधा कम नहीं है कि आपको दुविधा होती हो। ठीक है, जहाँ सुविधा होगी वहाँ दुविधा नहीं होगी, जहाँ दुविधा होगी वहाँ सुविधा नहीं होगी। देखो, तो कहने का मतलब अपन ने पढ़ लिया है साथियों आपके वर्णमाला तक, वाक्यांश के लिए पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों आपके अक्षर। क्या पढ़ाने वाला हूँ साथियों आपको, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, छोटी छोटी चर्चा कर लेता हूँ साथियों आपके। एक तो होता है अक्षर। ठीक है साथियों, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का मतलब हिंदी में अधिकतर याद रख लेना साथियों आपके नहीं के अर्थ में आएगा। किसके अर्थ में आएगा साथियों, आपके नहीं के अर्थ में आएगा। और सर का मतलब होता है साथियों आपके नाश। क्या होता है साथियों, आपके सर का मतलब होता है नाश, यानी कि वह वर्ण जिनका मुख विवर के द्वारा और अधिक नाश नहीं हो, अर्थात और अधिक टुकड़े नहीं हो, अर्थात एक ही झटके में जो उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां होती है साथियों, उन्हें क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं। जैसे आपके ओम, जैसे मैंने लिखा है साथियों आपके ओम। ठीक है साथियों, या मान लीजिए साथियों आपके अ। ठीक है साथियों, अब ए का मैं और क्या टुकड़ा करूं। ठीक है साथियों, जैसे मैंने आ लिखा है। ठीक है साथियों, जैसे मैंने मान लीजिए आपके क लिख दिया, जैसे मैंने आपके ख लिख दिया, जैसे घ लिख दिया। अब साथियों ये जो साथियों के अक्षर, अक्षर का मतलब होता है साथियों ए का मतलब नहीं, सर का मतलब नाश, यानी कि मुख विवर के द्वारा वह ध्वनियां जिनका और अधिक नाश नहीं हो, अर्थात एक ही झटके में जो उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां होती है साथियों, उनको क्या कह देते हैं, हम अक्षर कह देते हैं। आगे देखें साथियों, आपके जो आता है प्लुप्त स्वर, ये चीज हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन देखो अब इसके बाद में साथियों मैं आपको समझा देता हूँ साथियों कि शब्द किसे कहते, शब्द हो गया ना। अब मैं बता देता हूँ आपको पद किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, पद किसे कहते हैं। मान लीजिए साथियों आपकी ये मेहनत शब्द है। ठीक है, समझने की कोशिश करना साथियों कि राकेश बहुत, यहाँ पर मैं आपको इसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए, राकेश बहुत मेहनत करता है, राकेश बहुत मेहनत करता है। ठीक है साथियों, ये क्या है साथियों, केवल अभी क्या है साथियों, आपका शब्द है। क्या है साथियों, केवल अभी एक शब्द है। अब शब्द से कैसे आपके पद बनता है साथियों, मैं आपको बनाता हूं। जब किसी शब्द को, क्या कह रहा है साथियों कि जब किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, आराम से समझिएगा साथियों कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वह जब अन्य शब्दों के साथ
किसके साथ साथियों? जब वह अन्य शब्दों के साथ अपना क्या कर लेता है साथियों? उनके अर्थ ग्रहण कर लेता है या अपने अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है साथियों? आपके संबंध स्थापित कर लेता है साथियों। तो वो क्या हो जाता है साथियों? आपके क्या हो जाता है साथियों? आपके पद हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? आपके पद हो जाता है। क्या कह रहा है साथियों कि जब किसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे और वो जो शब्द अन्य शब्दों के साथ क्या कर लेगा? अपना संबंध स्थापित कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? आपके पद बन जाएगा। अब इसके अंदर देखिए साथियों, ये जो साथियों आपके, ये देखो राकेश क्या हो गया साथियों? आपके पद कर्ता हो गया। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया साथियों? आपके पद कर्ता हो गया साथियों। और साथियों आपके बहुत मेहनत, ये क्या हो गया साथियों? आपके पद कर्म हो गया साथियों। ये क्या हो गया साथियों? आपके पद कर्म हो गया साथियों। करता है, ये क्या हो गया साथियों? आपके पद क्रिया हो गया। ठीक है, समझ में आई ना बात? पद किसे कहते हैं? ठीक है साथियों, अब आपको आराम से चीज़ समझ में आ गई होगी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे और वह अन्य शब्दों के साथ, जब वो शब्द अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेगा तो वो पद बन जाएगा। लेकिन जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और वह यदि दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करता है, याद रख लेना यहाँ पर आपके नहीं करता है बोल रहा हूँ, तो वह क्या रहता है? केवल शब्द ही रहता है। ठीक है, वो पद नहीं बनता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों आपके एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, शिरोरेखा किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है साथियों आपके, शिरोरेखा किसे कहते हैं? ठीक है साथियों, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका अच्छा खासा बन जाता है कि हल या हलंत किसे कह देते हैं? ठीक है साथियों, ये तो आपके क्वेश्चन आपके केवल आपके कॉमन साइंस पर होता है साथियों। कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अपने आप पर निर्भर करती है कि आपको ये कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो शिरोरेखा किसे कहते हैं? देखिए साथियों, जो प्रत्येक जो आपके वर्ण है साथियों, ये आपके प्रत्येक जो शब्द है साथियों आपके वर्णों से मिलकर बना होता है। क्या कहना चाह रहा है साथियों कि ये जो प्रत्येक जो शब्द है साथियों, प्रत्येक जो शब्द है साथियों, ये किससे बना होता है साथियों? आपके वर्णों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है साथियों? आपके वर्णों से बनकर बना होता है। इन वर्णों को लिपिबद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए साथियों? आपके लिपिबद्ध करने के लिए इनके ऊपर एक आपके जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? हम शिरोरेखा कहते हैं। जैसे मैंने आपके यहाँ पर लिख दिया साथियों आपके, जैसे कि मैंने आपके मोहन लिख दिया है। ठीक है साथियों, ये जो शब्द है साथियों किससे बना है? वर्णों से बना। यदि इन वर्णों को लिपिबद्ध करने के लिए इनके ऊपर जो आपके रेखा खींचूंगा उसे ही क्या कहेंगे साथियों? आपके शिरोरेखा कहेंगे। अब नंबर 2 पर आपकी बात आती है, हल या हलंत किसे कहते हैं? देखिए साथियों, हल या जो हलंत होता है, यानी कि कहने का मतलब बात ये होती है साथियों कि जब किसी में से किसी चीज को निकाला जाता है तो उस चीज को जब अधूरा होता है तो उस चीज को अधूरा दर्शाने के लिए, उस चीज को अधूरा दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? हम हल या हलंत कहते हैं। तो इसके यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो साथियों कि जो प्रत्येक व्यंजन वर्ण है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, मैं लिख रहा हूँ साथियों यहाँ पर आपकी, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण किससे मिलकर बना है साथियों? आपके स्वर से मिलकर बना होता है। इन स्वरों को यदि देखो, प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वरों से मिलकर बना होता है। जब व्यंजन में से, जब व्यंजन में से किसको निकाल देते हैं साथियों? आपके स्वर को निकाल देते हैं, तब ये जो व्यंजन होता है साथियों, इसको अधूरापन दर्शाने के लिए, व्यंजन का अधूरापन दर्शाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करते हैं या जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ साथियों आपके कि जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथियों, उसे ही क्या कह देते हैं साथियों? आपके हल या हलंत कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? आपके हल या हलंत कह देते हैं। कहने का मतलब बात यह है साथियों, यदि मैं साथियों आपके र है साथियों, यदि मैं आपके र में से यदि मैं आपको ए को निकाल दूंगा साथियों, तो ये जो र है साथियों इसको मुझे अधूरा दर्शाना पड़ेगा और र के बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ, किस तरफ साथियों? आपके दाएं तरफ एक मेरे को तिरछी रेखा खींचनी पड़ेगी, उसे क्या कह देते हैं? आपके हलंत कह देते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों ये प है, यदि मैं प में से साथियों क्या निकाल दूं? ए निकाल दूं, तो प को मेरे को ऐसे दर्शाना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या होगा साथियों? आपके हल या हलंत होगा। यहाँ तक जो जितनी भी जानकारी थी साथियों, वो जानकारी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। ये जितने भी 40-45 मिनट आपको लगे हैं, ये इसी का मतलब है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यांश किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं, शिरोरेखा किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं साथियों, ये आपको समझ में आई होगी।
अब इसके बाद में साथियों आपका जो टॉपिक चलता है साथियों, वो चलता है कि वर्ण विचार को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं साथियों? आपके वर्ण विचार को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है साथियों आपके स्वर और एक होता है साथियों आपका व्यंजन। क्या होता है साथियों? आपके स्वर और व्यंजन, ये दो होते हैं साथियों। इनके अंदर जो चीज आती है वो आपके मैं बता देता हूँ कि स्वरों को जो हम पढ़ेंगे वो आपके स्वर को हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है, और व्यंजन को पढ़ेंगे साथियों हम 8 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब मैं आपको केवल स्वर की परिभाषा बताऊंगा और जो आपके स्वरों का जो वर्गीकरण है साथियों वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके ज़्यादा नहीं बचा साथियों, ठीक है। 5 वेद कर लेंगे, 8 व्यंजन के कर लेंगे और इसके बाद में जो आपका बचा है व्यंजन, फिर इसके बाद में आपकी स्वतंत्र के आधार पर पढ़ा दूंगा, सगोश सगोश और प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा दूंगा और मैं आपको 11 वेद इसके करवा दूंगा आपके उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, कहां से कौन सा उच्चारण किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये जो अपने हैं क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है भाई। तो अब हेडिंग लगा दीजिएगा साथियों आपकी स्वर, है ना, ठीक है साथियों। स्वर किसे कहते हैं? देखो पहली बात तो साथियों आपको मैं स्वर की 2-4 परिभाषा बता रहा हूँ जिससे आपको कोई सी अच्छी लगे वो आप आराम से लिख लेना, ठीक है साथियों। स्वर की जो परिभाषा होती है, ठीक है साथियों, वर्ण के 2 भेद पढ़ाए थे साथियों मैंने, एक तो बताया था आपको स्वर और एक पढ़ाया था साथियों आपको, क्या पढ़ाया था साथियों? आपको व्यंजन पढ़ाया था साथियों। देखिए पहली बात, स्वर किसे कहते हैं? यानी कि साथियों आपके स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ होती है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती साथियों? आपके स्वर कहलाती है। दूसरी परिभाषा देखो, फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा, फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा बिना किसी वाग यंत्र को स्पर्श किए हुए बाहर निकल जाए साथियों, उसे क्या कह देते हैं? हम आपके स्वर कह देते हैं, ठीक है साथियों। तो ये 2 परिभाषाएं साथियों आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अर्थात मैं जो